बंटवारा क्यों कि इस सत्र में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव, रत्नेश्वर जी, सबाहत जी और जी लूथरा जी। बातचीत शुरू करें इससे पहले सबसे पहले तो इसी सवाल से मैं शुरू करना चाहूँगा और प्रश्नों से पहले कि साहित्य में बंटवारा को हमारा पैनल, इतना समृद्ध पैनल है, किस नज़रिए से देखता है। सबसे पहले मैं सबाहत जी से ये प्रश्न लेता हूँ कि साहित्य में बंटवारा को आप कैसे देखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल साहित्य में बंटवारा अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा वृहद रूप है, बहुत सारे सवालों को समेटे हुए है और साहित्य में बंटवारा बहुत सारी चीज़ों को लेकर के है। आजकल जो हालिया घटनाएं हुई हैं उस पर तो खैर मैं उतना मेरी कोई अपनी टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन बहरहाल जिस तरह से एक पॉपुलर राइटिंग, साहित्य लेखन, ये भी एक बंटवारा है। और सबसे बड़ी बात कि दलित साहित्य, स्त्री साहित्य, आदिवासी साहित्य, और सबसे बड़ी बात यह है कि साहित्य जगत में ब्राह्मणवाद या सवर्ण, ये सारी चीज़ें बहुत खैर मायने रखती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बंटवारा है और मुझे लगता है कि बंटवारा हमेशा ख़राब नहीं होता। जब बंटवारा होता है तो उसमें बहुत सारे नुक्तों पर हमारी निगाह जाती है। अगर उसमें स्त्री विमर्श को बांट दिया गया तो स्त्रियों के बहुत सारी बातों पर, उनके अंदरूनी तहों पर हमारी निगाह जाती है। दलित साहित्य हो गया, बहुत सारी उसमें जो अलग अलग खेमे हुए। लेकिन कोई भी चीज़ जब अतिवादिता की शिकार हो जाती है तो जाहिर सी बात उसमें ख़राबी आ ही जाती है। उसी तरह से साहित्य में बंटवारा भी यही सब चीज़ों को लेकर के है। और बाकी हम बाद में बात करेंगे कि पॉपुलर राइटिंग क्या है और साहित्य लेखन क्या है, मुख्य धारा का साहित्य क्या है। आपके पास आता हूं मैं फिर से। यही सवाल है और जवाब चाहिए रत्नेश्वर जी से। मैं तो इसको इस रूप में देखता हूं कि बटकर भी एक हूं और एक होकर भी बटा हुआ हूं। वेद में एक श्लोक भी है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो हम हर हाल में पूर्ण हैं और ब्रह्म में जो कुछ भी निर्माण होता है उसमें हर एक की भूमिका होती है। कोई भी ऐसा कण नहीं, कोई भी ऐसा जीव नहीं, कोई भी ऐसी इकाई नहीं जिसकी अपनी भूमिका नहीं। ये हमारी सीमा है कि हम उसको नहीं जान पाते कि उसकी क्या भूमिका है। साहित्य जो अभी लिखा जा रहा है, हमारा जीवन उससे सीधे जुड़ा हुआ है। और पहली चीज आती है हमारे जीवन की यात्रा में उत्तरजीविता, सर्वाइवल। तो जो ये बांटने की कोशिश हमारी होती है और बांटने का बांटकर जो हम देखने का प्रयास करते हैं, उसमें वो उत्तरजीविता भी शामिल है। वो संघर्ष उसका जो सदियों से हम करते रहे हैं सर्वाइवल का, तो यहाँ पे भी वो बातें आती हैं कि हम सर्वाइव कैसे करें। जहाँ इतना बड़ा बड़ा साहित्य पहले ही लिखा जा चुका है, उसमें हम अपने आप को कैसे चिन्हित करा पाएँ कि हम क्या भूमिका अदा कर पाए साहित्य में। तो इसलिए वहाँ पे कई खांचे बनाने का प्रयास होता है। हालांकि उत्तरजीविता के बाद प्रेम है और उसके बाद प्रार्थना है। तो हम जब साहित्य लिख रहे होते हैं तो उसके 3 उद्देश्य होते हैं मूलतः। पहला होता है आत्मसुख, दूसरा होता है अपनी पहचान का प्रयास, और तीसरा होता है संदेश, कुछ नया छोड़ना। अब बात आगे और होगी, लेकिन जो भी लिख रहे हैं साहित्य, उन सभी खांचों ने अपने अपने उद्देश्यों के साथ काम करना शुरू ही नहीं किया, काम करते रहे हैं। पहले भी होता रहा है, मध्य में भी हुआ और आज भी हो रहा है। हिंदी साहित्य जो 200 साल पुराना लगभग है, जो भाषा जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, हालांकि 1000 साल से उसकी एक परंपरा बताई जाती है, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक तरफ प्रेमचंद का अगर बहुत महत्व था,
तो देवकी नंदन खत्री भी उनसे कम नहीं मैं मानता, क्योंकि साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास उन्हीं का बिल्कुल था, ठीक बात है। लोकप्रिय बनाने का प्रयास उन्हीं का था। तो इसलिए यहाँ मैं फिर आगे बात करूँगा। प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव, आपसे भी वही सवाल है, साहित्य में बंटवारा क्यों? धन्यवाद विपुल जी। मेरे बचपन के इस शहर को और दैनिक जागरण को जेएनयू का सलाम। सन 1936 में प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के आगाज़ के साथ यहीं इसी शहर में भाषण दिया था और साहित्य के उद्देश्य पर बात की थी। प्रेमचंद ने कहा था कि अब और सोना मृत्यु का लक्षण है, और उन्होंने साहित्यकारों और प्रकारांतर से पाठकीय अभिरुचि के बदलने की बात कही थी। ये तय है, जैसा कि हम जानते हैं, कि अंतोनियो ग्राम्शी ने ये कहा था कि साहित्यकार की कट्टरता राजनीतिक कट्टरता से कम होती है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि कट्टरता चाहे वो कहीं भी हो, खासकर साहित्य में, वो साहित्य को शाश्वत साहित्य बनाने से कहीं रह जाता है अगर हम कट्टरता का सवाल या हम बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं। वैचारिक मतभेद होना दूसरी बात है, विधागत चुनाव होना अपनी बात है, लेकिन साहित्य में बंटवारे की कोई जगह नहीं है। ये हो सकता है और ये होता है कि हम अपनी रुचियों, हम अपनी अभिव्यक्तियों के दबाव, अपनी शिक्षा और अपने परिवेश के दबाव के कारण किसी खास किस्म का साहित्य पसंद करें, या कहीं हम किसी खास वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण स्त्रीवादी साहित्य लेखन करें। लेकिन इसके बावजूद भी हम साहित्य को खानों में अगर बांट कर देखते हैं तो न सिर्फ साहित्य का नुकसान करेंगे, बल्कि पाठकीय अभिरुचि का निर्माण करने से भी हम रह जाएंगे। चाहे हम आदिवासी विमर्श की बात कर रहे हों, चाहे दलित विमर्श की बात कर रहे हों, और चाहे अंबेडकरवादी लेखन की बात कर रहे हों, हमें लेखन में हमारी रुचियां हो सकती हैं, हमारे अपने चुनाव हो सकते हैं, पढ़ने में भी हो सकते हैं। वो चुनाव की बात है, वो बंटवारा कहीं नहीं है। बंटवारा कट्टरता को जन्म देता है, और कट्टरता साहित्य के लिए कहीं से भी सुकूनदेह नहीं है। धन्यवाद। गजेंद्र सिंह लूथरा जी, आप कवि हैं, बहुत अच्छी कविताएं हैं आपकी, और आप प्रशासक भी हैं। आपसे भी यही सवाल है कि साहित्य में बंटवारा क्यों? जी धन्यवाद। दैनिक जागरण और हमारे मित्र अनंत विजय का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रत्नेश्वर जी की बात से बात शुरू करूंगा। देखिए, हम लोगों का जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें हम 3 बेसिक इंस्टिंक्ट्स लेकर इवॉल्व हुए हैं पिछले मिलियंस ऑफ ईयर्स में। और वो जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं, 3 बेसिक इंस्टिंक्ट्स, उसमें सबसे पहली है सेफ्टी, उसके बाद है फूड, और उसके बाद है सेक्स। ये 3 बेसिक इंस्टिंक्ट जो हैं आज तक हमारे साथ चली आ रही हैं। और रत्नेश्वर जी ने सेफ्टी की बात उठाई कि हम लोगों को असुरक्षा की भावना लगती है, हम लोगों को डर लगता है कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, मेरा जो प्रतिद्वंदी है वो आगे ना निकल जाए, मुझे पुरस्कार नहीं मिला और उसको ना मिल जाए। तो जब इस तरह की असुरक्षा की भावनाएं हमारे मन में आती हैं तो हम बंटने लगते हैं, और बंटते हैं हम जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। साहित्य में बहुत मठाधीश हैं, उन मठाधीशों के आधार पर हम बंट जाते हैं। तो ये बंटना मेरे हिसाब से तो कोई ठीक बंटना नहीं है। हाँ, एक बात मैं कहूँगा
कि एक बंटवारा साहित्य में अवश्य होना चाहिए, और वो बंटवारा है विचारों का। विचारों का संघर्ष साहित्य में लगातार चलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर विचारों में संघर्ष होगा तो नए विचार सामने आएंगे, नई अंतर्दृष्टियां सामने आएंगी, नए अंतर्विरोध सामने आएंगे। जिस साहित्य में विचारों का संघर्ष नहीं है वो साहित्य जड़ हो जाता है, वो फल फूल नहीं पाता है। इसलिए हमें संघर्ष चाहिए, हमें बंटवारा चाहिए, लेकिन विचारों का बंटवारा चाहिए। जी, निश्चित तौर पर पैनल ने जो बताया, और आप देख रहे हैं कि साहित्य में तमाम तरह की खेमेबाजी है, धाराबाजी है, और उसमें इन दिनों सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव इस तरीके से सामने आ रहा है कि कोई वरिष्ठ व्यक्ति जब कह रहा है कि साहित्य भाषा का गौरव है, और आज का साहित्य या जिसे लोकप्रिय साहित्य या लुगदी साहित्य भी कहा जाता है, पल्प को लेकर के कह रहे हैं कि भाषा की सड़ांध है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं सवाहत जी के पास वापस आ रहा हूँ, और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जुगनुओं का देश जाना है, मुझे जुगनुओं का देश जाना है रचते हुए आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थीं? आपने कई एक इंटरव्यू में और अपने लेखन पर बातचीत करते हुए ये कहा है कि आपने बहुत तरह की कैद को तोड़ करके आप लेखन में आई हैं, या कहिए कि बहुत सारी चुनौतियां हैं आपके सामने, और ख़ास तौर पे अल्पसंख्यक समुदाय से आते हुए और उसमें स्त्री होकर के आपको लेखन करते समय कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उस पर बात कीजिए। जी विपुल जी, आपने मेरी किताब का जिक्र किया, मुझे बहुत एक ख़ास अलग तरह की खुशी हो गई इसी बहाने से। तो जो है ये मेरा कहानी जो संग्रह है कि मुझे जुगनुओं के देश जाना है, इसके शीर्षक से ही आप समझ सकते हैं, इसका जो टाइटल है कि मुझे जुगनुओं के देश जाना है। एक स्त्री होने के नाते मुझे लगता है कि यहाँ बैठी तमाम स्त्रियाँ, वो चाहे किसी भी समुदाय, कोई भी जात, धर्म, देश कह लीजिए, सबके संघर्ष है वो साझा है। स्त्रियों को मतलब हमेशा संघर्ष तो झेलना ही है, वो किसी भी समुदाय से हो। हम लोग थोड़ा, हमें इसलिए ज़्यादा झेलना पड़ा क्योंकि जो कस्बाई इलाका है, जो पुराने लोग हैं, अभी भी जो उनके पुराने सामाजिक मूल्य हैं उनको ज़्यादा मानते रहे हैं, उनकी भी इसमें खैर गलतियां नहीं हैं। बात तो तब होती है कि जब हर पीढ़ी की जो माँ है वो अपनी बेटी को थोड़ी सी आज़ादी देती है। हर पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से चीज़ें बदलती हैं, और मुझे लगता है कि मेरी अम्मी ने भी मुझे थोड़ी बहुत तो आज़ादी दी ही है, खैर जो आज मैं यहाँ बैठी हूँ आप लोगों के बीच में। तो जुगनुओं के देश जाना है रचते हुए जब मैं कहानियाँ लिखती हूँ तो सर ने एक बात कही कि कुछ लोग आत्म सुख के लिए लिखते हैं, कुछ लोग संदेश देना चाहते हैं। सर आपकी बात सही है। सबसे पहले जब मैंने कलम उठाई, मैं बचपन से लिखती थी, और जब मेरी शादी हुई, मेरे जब दोनों बेटियां फटाफट हो गई, तो मुझे जैसे डिप्रेशन सा लग गया। मैंने अपनी अम्मी से कहा, क्या इसीलिए आपने सबाहत को पैदा किया था कि मैं बच्चियां पैदा करूं फिर एक दिन मैं मर जाऊं? तो अम्मी ने कहा कि ये तो तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा कि तुम किस लिए पैदा हुई, ये तुम सवाल खुद से ढूंढो। और चूँकि बचपन से लिखती थी तो मैंने कलम उठाई, और कलम तो खैर हमेशा से क्रांति का प्रतीक रहा है और हमेशा रहेगा। तो कहानियाँ उसमें लिखी, और मैंने ये कभी नहीं सोचा कि कौन सी कहानी लिखी जाए जो लोगों को पसंद आएगी, ये मेरे दिमाग में कभी नहीं था, और यही होना भी चाहिए मुझे लगता है। जब आप बहुत ईमानदारी से कोई चीज़ रचते हैं, और विपुल जी मैं एक बात बता दूं, पॉपुलर राइटिंग और मुख्य धारा के साहित्य में ये बहुत वाज़ेह फ़र्क यही है। पॉपुलर राइटिंग एक फार्मूला बेस ज़्यादातर लिखी जाती है, उसमें आपने एक सीन क्रिएट किया, उसमें कुछ कॉमेडी भी डाल दी। ज़्यादातर जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, कभी वो लव जिहाद का उसमें एंगल डाल दिया, या कुछ इस तरह की चीज़ें, थोड़े सेक्स सीन डाल दिए, थोड़ी कॉमेडी डाल दी, है ना, कुछ इस तरह डाल दी। रोकना चाहूँगा, जिसे आप आजकल का ट्रेंड कर रहे हैं, हाँ हमेशा क्या से उसे जी, हम जी। इस तरीके से नहीं देख सकते कि आजकल के सवाल हैं, आज के सवाल हैं, उन सवालों से टकरा रहे हैं आज के लेखक, और उन सवालों से टकराते हुए उस तरह का लेखन कर रहे हैं जिसे तथाकथित तौर पर पुरानी धारा या मुख्य धारा जिसे कह लीजिए, वो कह रही है कि भाषा की सड़ांध है। नहीं, पहली बात तो ये कि भाषा की सड़ांध ये हो ही नहीं सकती। भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर आती है। आप यही देख लीजिए, संस्कृत से पाली, प्राकृत, बाकी सब चीज़ें। और अपने वक्त में तो प्रेमचंद जी की भी भाषा को आसान भाषा कहा जाता था। आचार्य राम चंद्र शुक्ल ने कभी उनके बारे में कुछ लिखा भी नहीं एक लफ्ज़। आज वही हमारे वो हैं, साहित्य जगत के बहुत बड़े नाम है वो। तो भाषा तो खैर हमेशा से सरलता की राह चुनती है।
हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ हमें थोड़ा सा सावधान होना चाहिए कि आजकल जो पॉपुलर राइटिंग में जो लेखन का वो चला है, एक तरह से तरीका जो चला है, उसमें इंग्लिश ना हो जाए, जैसे भाषा का अंग्रेजीकरण ना हो जाए। मतलब आप अपनी भाषा संभाल के रखिए। और बाकी इसी बात से मिलता जुलता एक और टॉपिक है कि जब कोई कोई टॉपिक ऐसा होता है कि उसमें आप बहुत आसान शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते विपुल जी। जैसे आप कोई फलसफा लिख रहे हैं, कुछ दर्शन की बात लिख रहे हैं, तो आप उसमें ये लिखेंगे कि मेरा मन इतना उद्वेलित हो रहा था कि जैसे मैं गहरी खाई में गिरता जा रहा था। आप उस तरह से प्रतीक देंगे तो आप बहुत आसान शब्दों में नहीं कर सकते, उसके लिए दुरूह भाषा आपको लेनी ही होगी, जिसे कह सकते हैं। मगर चलिए फिर उसी बात पे आते हैं कि मैंने जो जुगनुओं का देश लिखा, तो जाहिर सी बात है मेरे सामने भी ये चीज़ें थी। मेरी अम्मी ने कहा कुछ ऐसा मत लिखना, हमारा बड़ा हम लोग बड़े ख़ानदानी लोग हैं, ऐसे कोई बात ना उठाना। तो हमने कहा कि देखिए, और इतना सोच विचार करके तो खैर खाना बनाया जाता है, लिखा नहीं जाता है। तो जो हम लिखेंगे तो अपने तरीके से लिखेंगे। और उसमें मैंने बहुत सारी मुस्लिम समस्याओं पे बातें उठाई। और मैं इस तरह की बातें नहीं लिखती कि एक दिन वो लड़की गरीब थी, अचानक से उसने अपने प्रेमी को आईएएस बन के दिखा दिया। ये इस तरह की बातें मैं नहीं लिखती। मेरा संघर्ष जो है वो बहुत धीमे धीमे जो कि हकीकत में होता है। ये भी कहानी का एक प्लॉट है, और अगर ऐसा कुछ कोई लिख रहा है तो ठीक बात है। नहीं, वो भी ठीक है। वो भी आपको ठीक लेकर है। के एक स्टोरी है कि बुरके में कैद रही, छिपकर बनाई पहचान। आप जो अपनी माँ का जिक्र कर रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाह रही हैं? हाँ, हम लोग थोड़े मजहबी घराने से थे, और कह सकते हैं परंपरावादी घराने से थे। थोड़ा सा जमींदारी का टच था। ये भी है तो आप पर जी, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, देखिए, एक आरोप ये भी है कि आपकी कहानियों में बार बार नौकर चाकर आते हैं, ऐसे ही कैरेक्टर क्यों आते हैं? इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका जन्म जिस परिवार में हुआ, तथा कथित तौर पर जिसे हम संपन्न और अपर कास्ट वाला परिवार कह रहे हैं, इस्लाम मानने वाले लोगों में भी अपर कास्ट का बंटवारा है और लोअर कास्ट का बंटवारा है जो हम देख रहे हैं, तो क्या इससे कुछ जुड़ता है आपकी कथा का जो आप चुनाव करती हैं? बात यह है कि मेरी कहानियों में नौकर चाकर का जिक्र होता है, ये मैं जानबूझ के नहीं करती। मुझे लगता है कि मैंने आसपास जो चीज़ें देखी हैं मैं वहीं से कहानियाँ उठाती हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा एकदम काल्पनिक चीज़ें नहीं लिख पाती, ये भी मेरी कमज़ोरी है शायद। तो हाँ, वहाँ नौकर चाकर होते हैं और वो एक कहानी के किरदार होते हैं। ऐसे नहीं कि उनको ऐसे डाल दिया कि तुम पानी ले आओ, तुम चाय ले आओ, इसलिए नहीं। वो एक अहम किरदार होते हैं। आप अभी हंस में जो है उसमें भी कहानी में जो पढ़ सकते हैं, वो एक अहम किरदार है। और बाकी जो जिस समाज में रहा होता है, मुझे देखिए शहरी कहानियाँ लिखनी बिल्कुल नहीं आती, आप मुझसे लिखवा लीजिए, वो कहानी बिल्कुल कहीं छपेगी ही नहीं। तो जिस समाज से हूँ खैर उसी को लिखती हूँ। ठीक बात है, और यथार्थ लिखना भी कहानी का एक मतलब चुनाव करना कोई बुरी बात नहीं है। आप कह रही हैं कि हम यथार्थ ही चुनते हैं तो चुनना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अब हम आते हैं रत्नेश्वर जी के पास। रत्नेश्वर जी, आप 32,000 साल पहले एक तरफ लिख रहे हैं, पहले लिखते हैं एक लड़की पानी पानी, हिम युग में प्रेम, कभी विज्ञान कभी अध्यात्म। क्या है आपके लेखन में इतना वेरिएशन देखते हुए हम कई बार चकरा जा रहे हैं इसको देखते हुए। आप इस पर ज़रा बात कीजिए और बताइए कि आप विज्ञान के साथ अध्यात्म से कैसा तादात्म्य बनाते हैं और इतना वेरिएशन क्यों है आपके लेखन में? रचनाकार, रचना जो रची जाती है, जैसे ब्रह्म की रचना होती है, पृथ्वी का निर्माण होता है, पेड़ पौधों का निर्माण होता है, जीव जंतुओं का निर्माण होता है, वैसे ही उसी ब्रह्म का एक हिस्सा होने के नाते हम कुछ शाब्दिक रचना करते हैं। ये जो शाब्दिक रचना है वह भी एक निर्माण की प्रक्रिया है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि साधक होना होता है। हवन कुंड में साहित्य के खुद को हव्य बनाना पड़ता है, पूरी तरह डाल देना होता है। मुझे अगर जंगल में जाकर आत्मज्ञान के बारे में समझना हो, बुद्ध को क्या ऐसा आत्मज्ञान मिल गया था, तो मैं स्वयं चला गया और 1.25 साल जंगल में रहा।
आप जब तक खुद वहाँ पहुंचकर परीक्षण नहीं कर पाते तब तक आप रच नहीं पाते। लेखक हो जाना एक बात है और रचना करना दूसरी बात है। तो जब भी मेरे दिमाग में विषय आया, मैंने वर्षों लगाए सिर्फ उस एक ग्रंथ की तैयारी में। इसलिए जब मैं पर्यावरण, जो इस समय का सबसे मौजूद विषय है, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा हमारा घर, परिवार, समाज, ये धर्म, ये एजुकेशन, शिक्षा, ये सब कुछ तभी तक है जब तक हम हैं। हम होंगे ही नहीं तो ये कुछ भी नहीं होगा। न ये विचार होगा, न ये वाम होगा, न ये दक्षिण होगा, न ये भगवान होंगे, न ये मंदिर होंगे, कुछ भी नहीं होगा। हमारा होना जरूरी है। तो हम कब और कैसे बचेंगे? तो पर्यावरण की जो मुश्किलें हमारे सामने आई हैं उसकी समझ क्या हो सकती है, हम उसमें क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्या भागते रहने से हम उससे बच पाएंगे? बोलेंगे कार्बन उत्सर्जित हो रहा है, लेकिन हम हर घर में एसी लगाएंगे, गाड़ियों में एसी लगाएंगे, हर तरह की सुख सुविधा भी पाएंगे और बात भी करेंगे कि पर्यावरण को बचाने का प्रयास करना है। तो हम खुद ही उस यात्रा पर हैं कि पर्यावरण मुश्किल में है, पर्यावरण का हम भी हिस्सा हैं, उसी का एक अवयव जिससे जिन 5 तत्वों से पर्यावरण बना है, उन्हीं 5 तत्वों से हम बने हैं, उन्हीं का एक हिस्सा है। तो उसमें अगर प्रभाव, आप शायद आपको पता हो कि आपका जो शरीर है, व्यक्तिगत एक शरीर, अब तक जो वैज्ञानिक जान पाए हैं 1 खरब से भी अधिक जीव आपके शरीर में पलते हैं। 1 खरब अब तक वैज्ञानिक वहीं पहुंच पाए हैं। उनका मानना है कि इससे भी अधिक जीव हमारे शरीर में रहते हैं। तो अब आप समझिए कि पूरा का पूरा ब्रह्म ही है आपका शरीर। तो अब वहां से जब आप देखेंगे पर्यावरण का रिश्ता, जो पंचतत्वों का रिश्ता है आपके साथ, अग्नि से, जल से, 70% तो जल ही है आपके शरीर में। आप बाहर के जल को प्रदूषित करके अपने भीतर के जल को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? तो इसलिए पर्यावरण कितना मौजूद विषय है किसी भी दूसरे विषय से। इसके लिए मैंने 2 उपन्यास लिखे और लगभग उन दोनों उपन्यास को लिखने में 12-13 साल का रिसर्च मुझे करना पड़ा। और जाना, घूमना, उन पूरे नदियों में बैठकर घंटों, हर एक दिन नदी में बैठकर उस पानी के बहाव को महसूस करना। प्रतिदिन पानी के बहाव में फ़र्क आने लगा। 15 दिन जब बीत गया तो मुझे उस पानी में फ़र्क दिखाई पड़ने लगा। मैं महसूस करने लगा कि उस दिन की धारा और 15 दिन के पहले की धारा में अंतर है। तो वो अंतर महसूस करना, जिस दिन आपके भीतर का पानी जागृत होने लगेगा, निश्चित तौर पे वो बाहर के पानी को भी बचाने का प्रयास करेगा। दरअसल हमारे भीतर का पानी ही जागृत नहीं हो पा रहा, हम सुसुप्त अवस्था में जा रहे हैं। और ये इसकी वजह क्या है? तो हमको लग रहा है सबसे बड़ा विषय अगर कोई है तो वाम विचार, तो ये दूसरा विचार, तो ये तीसरा। अरे हम होंगे ही नहीं तो ये विचार कहाँ से होंगे भाई? तो होना सबसे पहली ज़रूरत है, सबसे पहली शर्त है हमारी। तो वो जो हम साहित्य रचते हैं, तो इसमें मेरे सामने जो चुनौती होती है भाई, वो ये होती है कि हम जब लिख रहे होते हैं, तो आज दैनिक जागरण के मंच से मैं कुछ ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो शायद आपने सुना हो या न भी सुना हो। पहला तो हम 3 काल जानते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो आमतौर पे जो रचनाएं लिखी जा रही हैं, जो कहानियां, उपन्यास, कविताएं जो लिखी जा रही हैं, इनका जो हमारा भूत है वो प्रबल रूप में आता है, जो वर्तमान है वो भी प्रमुखता से आता है, लेकिन भविष्य के सपने कम हो जाते हैं। और मेरा चौथा काल जो मैं देख पाया जंगल में रहते हुए, कल्प काल, उस पर तो हम अब जाते ही नहीं हैं।
हमारे पहले के रचनाकार, जिन वैदिक समय में जो रचनाकार होते थे, वो उन सभी को देख पाते थे, समझ पाते थे, वो दृष्टा होते थे, और इसलिए जो दृष्टा होगा वही वैसी रचना कर पाएगा, जो देख पाएगा वहाँ तक उन चारों काल में। तो मैं जो रचनाएं रचता हूँ और जो आपको जो अंतर दिखाई पड़ता है मेरी रचनाओं में, कि मैं कभी पर्यावरण पर लिख रहा हूँ, कभी 32,000 साल पहले जाकर के मैं ये बता रहा हूँ दुनिया को कि 32,000 साल पहले भारत में एक नगर बसा था, तो वो वहाँ उस पर काम करता हूँ। या मैं ये बताता हूँ कि 18 लाख साल पहले सनातन संस्कृति की शुरुआत हुई थी, उसका पूरा दर्शन और पूरी वैज्ञानिक जो प्रक्रिया है उसके तहत मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब उस वजह से हो पाता है, और एक एक ग्रंथ के लिए मुझे 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं। इसीलिए मेरे ग्रंथ जो साहित्य के आए वो बहुत कम आए, और बाकी सब चीज़ जिंदा रहने के लिए कि आप सबके बीच बना रहूं कि मैं लिख रहा हूं कुछ, इसके लिए मैं कुछ कुछ किताबें लिखता रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव से। दे ही देश क्रोएशिया की डायरी है। गरिमा श्रीवास्तव जी स्त्री प्रश्नों को लेकर के लगातार लेखन कर रही हैं और बहुत शोधपूर्ण लेखन है इनका। इधर 2023 में एक उपन्यास आता है, एक आलोचक के द्वारा उपन्यास लिखा जा रहा है, आउशविट्ज एक प्रेम कथा। तो मैं ये जानना चाहूँगा गरिमा जी से कि आप जब इतना सारा शोधपूर्ण काम कर रही हैं, तमाम आत्मकथाओं को आपने देखा है, तमाम रचनाओं में स्त्री प्रश्न देखने का प्रयास किया है और आपने देखा है, आपको पढ़ा जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है इसके लिए, तो तब आप उपन्यास लिखने जाती हैं तो क्या कितना ये सब कुछ आपकी कथा को रचने में बाधक होता है या सहायक होता है? ये शोधपूर्ण काम और ये तमाम प्रश्न जो पहले से प्रश्न है कि ये स्त्रियों का ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को देखना है, प्रेम में देखना है, तो कैसे कैसे संभव हुआ ये उपन्यास रचते हुए? मुझे लगता है कि मेरा समूचा लेखन एक खास तरीके के, कह लीजिए कि उद्देश्य से प्रेरित है। एक खास उद्देश्य को लेकर मैं अपना अध्यापन और रचना कर्म और आलोचना कर्म कर रही हूँ। उसका कारण है कि स्त्रियों पर, बच्चों पर बात हो रही है, पर्यावरण पर भी बात हो रही है, लेकिन जो बात हो रही है उस सारी बात में जो समूची मानव जाति की जननी है स्त्री, उसकी अवस्थिति कहाँ है? स्त्री विमर्श की अवधारणा को अवबोध में बदल देने का जो प्रयास है, उस प्रयास के कारण मैंने, या उस प्रयास के परिणाम स्वरूप मैंने ऑश्विट्ज एक प्रेम कथा लिखा। समूचे राष्ट्रवादी आख्यान को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें स्त्री की स्थिति कुछ अजीब सी है। हम इतने शॉर्ट साइटेड हैं कि हम अपने देश और अपने समाज तक ही हमारी नज़र चली जाए तो बहुत है। विश्व में होने वाली घटनाओं से हम कितने ज़्यादा हम उसकी ओर से आंखें मूंदे रहते हैं। बांग्लादेश में मुक्ति सेनाओं ने, बांग्लादेश के सन 71 के दौरान मुक्ति सेनाओं ने मदद की और उसके फलस्वरूप पाकिस्तानी सेनाओं ने कदम पीछे हटा लिए और स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस आख्यान में स्त्री की क्या स्थिति है? या आज सीरिया, गाजा पट्टी और विश्व के अनेक भागों में जहाँ भी युद्ध और संघर्ष हो रहे हैं, वहाँ स्त्री की क्या स्थिति है, ये हमें देखना ज़रूरी है।
किसी भी युद्ध का निर्णय स्त्री नहीं लेती, और अगर लेती है तो वो शायद उस निर्णय समिति का एक छोटा सा हिस्सा होती है, क्योंकि स्त्री को नेतृत्वकारी क्षमताओं से आज भी वंचित किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जब पूरा विश्व जल रहा था, उस समय स्त्रियों से काम करवाए गए, सेना में काम करवाए गए, बतौर परिचारिका उनसे काम करवाया गया, कंफर्ट विमेन की तरह उनसे काम करवाया गया, लेकिन उनको नेतृत्वकारी भूमिका में, निर्णयकारी भूमिका में कहीं नहीं रखा गया। इसलिए जितने भी संघर्ष और युद्ध होते हैं वो सब लड़े जाते हैं स्त्री की देह पर। स्त्री की देह या उसकी कोख के कारण स्त्री एक ऐसा वल्नरेबल एलिमेंट है जिसके कारण उस पर हमला करना और उससे अपनी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाना काफ़ी आसान है। कहीं भी संघर्ष होते हैं, जो मेरा शोध बताता है, वहाँ पर सबसे पहले जब सेनाएं आक्रमण करती हैं या कोई कबीला आक्रमण करता है, तो पुरुष बड़ी आसानी से जंगलों और पर्वतों की तरफ भाग जाते हैं या कैद कर लिए जाते हैं। स्त्रियां अपने जानवरों, अपने बच्चों, अपने घर से प्यार के कारण तेज़ी से तुरंत विस्थापित नहीं हो पाती, और विस्थापन की दशा में भी स्त्रियां घर का पुनर्निर्माण करने में व्यस्त होती हैं। और ये जो स्त्रियां हैं, इन स्त्रियों की स्थिति पर को हम क्या जानते हैं? मसलन पर्यावरण के मुद्दे पर हम लोग बहुत सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। क्या हम समझ रहे हैं कि ये पर्यावरण या पर्यावरणीय स्थितियों में विकास के नाम पर जहाँ खदानें खोदी जा रही हैं, दोहन हो रहा है, वहाँ पर जब खदानों में उनके पुरुष चले जाते हैं तो स्त्रियां अपने छोटे बच्चों के साथ किन किन स्थितियों को झेलती हैं? वो ठेकेदारों के यौन शोषण का शिकार हैं, वो यौन श्रमिक बन जाती हैं, महानगरों की तरफ आती हैं, घरेलू नौकरानियां बन जाती हैं, या ड्रग्स के व्यापार में चली जाती हैं। राजस्थान में जो चिट्टा का व्यापार हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा छोटी लड़कियां शामिल हैं। क्या हम बदलते हुए पर्यावरण के साथ स्त्रियों की इस भूमिका पर या स्त्रियों की इस स्थिति पर सोच पा रहे हैं? अगर हम सोच पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम साहित्य को भी समझ पा रहे हैं। साहित्य सिर्फ बड़ी बड़ी बातों को, हम आध्यात्म की तरफ कब जाएंगे? आध्यात्म हमें जीवन की पूर्णता की ओर ले जाने का एक माध्यम है, लेकिन जीवन पूर्ण हो तब ना, जब पूरे विश्व की आधी आबादी महरूम है, मौलिक अधिकारों से वंचित है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई बहुत मनोरंजक साहित्य लिखना चाहिए। ठीक बात है। गरिमा जी, आप कह रही हैं युद्ध कोई भी हो, स्त्री की देह पर रचा जा रहा है और लड़ा जा रहा है। तो अब इसी कड़ी में आगे हम राजेंद्र सिंह लूथरा जी के पास आते हैं। आप कवि हृदय हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, 80 घाट का बांसुरी वाला और एक नया ईश्वर। इन रचनाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इन रचनाओं को करते हुए आपके सामने क्या आपका प्रशासनिक अनुभव भी, अधिकारी के तौर पर जो जीवन यापन आपने किया है, जो फैसले लिए होंगे जीवन में, और वो भी कहीं आ रहा है, या सामान्य तरीके से किस तरीके से आप इस तरह की संघर्ष जैसी कविताएं रच रहे हैं? देखिए, हम सब लोग एक डोमेन की लाइफ को नहीं जीते हैं। हम सब लोगों के पास कई डोमेन्स होते हैं जिसके जीवन को हम जीते हैं। अगर मैं एक आईपीएस ऑफिसर था तो साथ में कवि भी हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने घर का मुखिया भी हूँ। और भी कई डोमेन्स हैं जिसमें मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ करता हूँ। तो जब आप एक से ज़्यादा डोमेन में काम करते हैं
तो हर डोमेन आपके दूसरे डोमेन को प्रभावित करता ही करता है। अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं तो वो जो आपका अनुभव है वो आपकी कविता को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करेगा, और अगर आप कवि हैं तो आपका जो प्रशासनिक कार्य करने का तरीका है कहीं ना कहीं कविता उसको प्रभावित करेगी। तो ये इसमें कोई पर्दादारी नहीं है कि हमारे पास जितने भी डोमेन्स होते हैं, जिस तरह का भी जीवन हम जीते हैं, चाहे हम पति के रूप में जिएं, भाई के रूप में जिएं, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिएं, पुत्र के रूप में जिएं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जिएं, हमारे सारे डोमेन्स जो हैं एक दूसरे को प्रभावित करते ही करते हैं, और मेरी कविताओं में एक दूसरे को इन डोमेन्स ने प्रभावित किया ही किया है। ठीक बात है। अब एक सवाल मैं पूरे पैनल से लेना चाहूँगा कि लोक और यथार्थ के नाम पर आज का जो कथा लेखन है, खासतौर पर युवा जो लेखन कर रहे हैं, उनमें कई बार क्या अश्लील शब्दों का प्रयोग या यूं कह लीजिए कि गैंग्स ऑफ वासेपुर की भाषा का प्रयोग हो रहा है, उसे गरिमा जी आप कैसे देखती हैं? रत्नेश्वर जी, आप और मैडम, आप चारों लोगों से ये प्रश्न है। मुझे लगता समय है की कि सीमा है, इसी प्रश्न के साथ हम लोग बातचीत खत्म करें। मुझे लगता है कि अश्लीलता कभी भी किसी भी समय में जीवन मूल्य नहीं हो सकती, और भाषा पर नियंत्रण, या जैसा हम जीवन जीते हैं हम भाषा को वैसे ही ढालते हैं। लेकिन अभी कुछ रोज़ पहले ही दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था, और वहाँ मंच से बड़ी आसानी से ऐसे शब्दों का, अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, क्योंकि ये आप और हम दोनों जानते हैं कि अधिकांश गालियाँ स्त्रियों को लेकर के बनी हुई हैं। शायद ही ऐसी कोई गाली होगी, ऐसा कोई जुमला होगा जिसमें स्त्री के अंगों का या उसके साथ संबंधों के बारे में बात न की जाए। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसी भाषा का इस्तेमाल करें। यदि हम अपने परिवार, अपने अध्यापक अध्यापिकाओं या अपनी प्रेमिका ही सही, पत्नी का सम्मान करना जानते हैं, तो हम कभी भी ऐसे अपशब्दों को न काम में लाते हैं और न ही उसका समर्थन करते हैं, और न ही उस पर तालियां बजाकर हंसते हैं। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम प्रचलित साहित्य या लुगदी साहित्य या लोकप्रियता के नाम पर किन शब्दों का ग्रहण करें। और मुझे लगता है कि ये साहित्यकार का बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ा दायित्व है कि वो पाठकों को इस शिष्ट भाषा और अपशब्दों से भरी हुई भाषा का अंतर समझाए। धन्यवाद जी। रत्नेश्वर जी, यथार्थपरक और लोकोन्मुख लेखन के नाम पर अपशब्दों का प्रयोग, इसको कैसे देखते हैं आप? यथार्थपरक, इस पर मैंने पहले ही एक बात कह दी, भूत, वर्तमान, भविष्य और कल्प। तो अब ये लिखने पर निर्भर करता है कि आप लिख क्या रहे हैं, शब्दों का प्रयोग जो हो रहा है, आप लिख क्या रहे हैं, आपका विषय क्या है, आप कर क्या रहे हैं। सबसे पहली बात तो वही है। और जानबूझकर आप वैसे ही विषय चुने जिसमें कि आप इनका इस्तेमाल, और आजकल तो एक फैशन है जानबूझकर स्त्री अंगों की चर्चा स्त्रियों के द्वारा करवाई जा रही है कि हम कितने बिंदास हो गए हैं, तो जानबूझकर वैसा स्क्रिप्ट बनाया जा रहा है। तो ये जो खेल है ये तो खेल मात्र है, वो साहित्य का हिस्सा नहीं है। क्या इसे कहा जा सकता है कि लोकप्रियता हासिल करने के नहीं लिए नहीं, देखिए, पैसा कमाना, लोकप्रियता या जो कुछ भी आप कहें, लेकिन वह तो एक खेल है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है। वो साहित्य जिसकी बात मैंने शुरू में की, रचना, तो रचना नहीं है, वो उसका एक क्षारण है जो लोग ऊपरी तौर पे कर रहे हैं। इसलिए भाषा जो बनती है वो रचना के आधार पर बनती है, उसमें भाषा कहीं से आप उस तरह से ले आके जबरदस्ती रोपण नहीं कर सकते। इसलिए मुझे, जैसे स्त्री विमर्श पर अभी बात हो रही है, बहुत ही अच्छा विषय है वो, और उस पर जिस तरह से बहस होनी चाहिए। तो अब हम स्त्री विमर्श पर ये करेंगे कि उनके अंगों का खुलेआम हंगामा करेंगे टेलीविजन पे और मंचों पर, उससे वो स्त्री विमर्श बढ़िया हो जाएगा? तो ये अजीब सी बात मुझे भी लगती है। जी, ठीक बात है। शबाहत जी, आपसे भी यही सवाल है। जी, मुझे लगता है कि सारी बात नीयत की होती है।
अश्लीलता का तो क्या ही कहें, जब इस्मत चुगताई ने लिहाफ लिखा तो उन पर अश्लीलता का लग गया था मुकदमा और बहुत सारे हंगामे हुए थे। और जबकि आप सब जानते हैं कि समलैंगिकता शायद दुनिया बनी है तब से है, तो अश्लीलता का तो क्या ही कहा जाए। अगर अश्लीलता यही होती तो खजुराहो में जो बनी हैं मूर्तियाँ, जो चित्रकलाएं हैं, वो भी तब उनको भी क्या अश्लील कहा जाए। बात सारी होती है नीयत की। एक होता है सनसनीखेज लेखन कि हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि लोगों को मज़ा आएगा, जैसे हम कुछ मिनट की सेकंड्स की रील्स देखते हैं वो मज़ा आता है। लेकिन जब आप कुछ जानना चाहेंगे, कहते हैं अखबार के पीछे भी अखबार होता है, ये दुनिया ऐसी नहीं है जो दिखती है, इसके पीछे भी बहुत सारी परतें हैं। जब हम उसको जानना चाहते हैं तब हमें लगता है कि अश्लीलता क्या है। एक छोटी बच्ची के साथ अगर उसे जो पढ़ाते हैं, हम लोग अक्सर, ये हम लोगों ने तो बहुत बचपन में देखा हुआ है, जो घर पे ट्यूशन पढ़ाते हैं या जो लोग हैं उनके साथ जो कर रहे हैं, तो क्या उनको हम लिखेंगे तो बस ये लिखेंगे कि बच्ची थी उसके साथ उसने कुछ गलत किया? ऐसा तो नहीं होगा यहाँ। लेकिन हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम ये बता रहे हैं कि उस बच्ची ने क्या क्या महसूस, मान लिया 6 साल 8 साल की बच्ची, उसने क्या क्या महसूस किया। वो एक और बड़ी होकर के एक जब वो युवा हुई और उसने अपने बचपन की जब बातें लिखनी चाहिए, तो क्या उसको अश्लीलता के दायरे में रखा जाएगा? वो बिल्कुल अश्लील नहीं है। बात सारी होती है नीयत की, आप किस नीयत से लेखन कर रहे हैं। आप अगर चाह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएं, लोग हमें मज़े, हमारे लेखन को लोग मज़े लेके पढ़ेंगे तो अलग बात है, वरना जो है ये अगर यही बात होती तो इतनी सारी जो साहित्य लेखन हुए हैं और उसमें जिस तरह से सारा जो वर्णन हुआ है उसको भी लिखने का एक तरीका, एक आर्ट है वो। अगर आप उसको सही तरीके से लिखेंगे तो बिल्कुल भी अश्लील नहीं ठीक बात लगेगा। है, आपका कहना जो है मुझे लगता है कि युवाओं के लेखन को लेकर के एक बात कही जा रही है लगातार कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए या अपनी कथा के प्रचार के लिए, कहानी उपन्यास के प्रचार के लिए भी कई बार इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसे तथाकथित तौर पर हम कह रहे होते हैं इसके फिल्मी पीछे दुनिया विपुल की जी एक भाषा और में वजह है। इंटरेस्टिंग बना रहे होते हैं। पहले क्या होता नीलोत्पल था, लिख रहे हैं, सत्याव्यास जी लिख रहे हैं, पहले जो है जो दुबे सेक्स लिख रहे हैं, वगैरह तो- है इनको बहुत ज्यादा दबा के रखा जाता था, इन पर बातें नहीं होती थी। अब ये हो गया है कि औरतें इस पर अपनी बात रखने लगी हैं, तो इसको और ज्यादा अब ये कहा जा थोड़ी रहा है देर कि पहले ये तो खैर रत्नेश्वर जी जो बात कर रहे अश्लील। थे कि बातें नहीं हो रही थी, उन विषयों पर बात करना है, तो क्या स्त्री के अंगों का नाम लेकर के बात करना, क्या ये नहीं, वही बात है ना, आपकी नीयत क्या है। अगर स्त्री अपनी जो है मैं उसके कह रहा हूँ बारे आप में साफ नियत से भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि साहित्य में इस तरह के शब्दों के प्रयोग को, या जिसे हम अपशब्द लगभग कह सकते हैं, का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। दर्शक दीर्घा से प्रश्न है जी। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कभी हृदय हैं, आपका कभी हृदय हैं आप, और देखिए, आपका भी जवाब इस देखिए पर ऐसा आना है चाहिए। कि जो हमारी मूवी इंडस्ट्री है उसमें जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, जो स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं, और जो OTT है उसमें जो कहानियाँ और स्क्रिप्ट लिखी जा रही हैं, उसको मैं तो गंभीर साहित्य नहीं मानता। और उनमें इस सवाल तरह यही है सर ना कि इस समय तथाकथित तौर पर गंभीर साहित्य न मानने का, फिर वही बात है कि लोकप्रिय साहित्य में रख दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुख्य धारा के ये लेखक नहीं हो सकते। हाँ, नहीं तो क्या है। आप इसे वो इसी तरह से देख रहे हैं? OTT, और मुझे लगता है कि OTT को हम ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, और वो महत्व इसलिए पा रहे हैं क्योंकि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और हम ये नहीं समझ रहे हैं कि वो अश्लील भाषा का प्रयोग अपनी मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, ना कि साहित्य के प्रति उनका कोई समर्पण है। कोई मुझे ये बताए कि अश्लील भाषा का, गालियों का जो प्रयोग, चाहे वो हमारी मूवी इंडस्ट्री में हो रहा है, चाहे वो OTT के माध्यम से हो रहा है, क्या उसमें कहीं कोई साहित्य के प्रति समर्पण है? क्या उसको कोई बड़ा साहित्यकार किसी भी प्रकार से जस्टिफाई कर सकता है? हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि कभी कभी कुछ इस तरह की बातें कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपकी स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका संदर्भ क्या है। और जैसी की बात एक अभी इन्होंने कही कि आपकी नीयत क्या है, तो अगर नीयत और कॉन्टेक्स्ट आपका ठीक है तो आपका जो इस तरह के शब्द है वो कहीं कहीं जस्टिफाई हो सकते हैं। लेकिन बात बाकी कहते सारी हैं। बातें जो है वो मार्केटिंग की हैं, पैसा कमाने की हैं, इंडस्ट्री की हैं। यही कहना है OTT बनाने वालों का, उसके लिए लिखने वालों का, और ऐसा साहित्य लिखने वालों का कि संदर्भ के हिसाब से हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। अब हम मुझे लगता है समय की सीमा है, सीधे प्रश्न पे चलते हैं। दर्शक दीर्घा से जी, माइक दे दिया जाए।
आशुतोष जी। जी मेरा नाम आशुतोष है। मेरा एक प्रश्न है। एक तो पहले सबसे पहले तो ये कि लगभग 1990 में एक बार मेरी राही मासूम रजा साहब से बात हुई। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके शब्द, आपके लेखन में गाली बहुत आती है। तो उन्होंने कहा गाली है, मेरा पात्र बोलता है इसलिए आती है। खैर, मैं ये जानना चाहता हूँ इस पर आप लोगों की राय कि चूँकि मेरा जो विषय यहाँ का है वो है साहित्य में बंटवारा क्यों। हिंदी में स्त्री विमर्श और दलित विमर्श इतना हावी है कि जो मैं बच्चों की तरफ से अब ऐसे कह रहा हूं कि जो नया लेखन है वो नए विषयों को नहीं हम ढूंढ पा रहे। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। और एक बात यह है कि हमने साहित्य में बंटवारा यूं किया कि अंग्रेजी में शेक्सपियर है और जेफरी आर्चर और जेम्स हेडली चेज भी है, लेकिन हिंदी में हमने हिंदी को समीक्षकों ने हमारे ऐसे पायदान पर बैठा दिया कि सैकड़ों में बिकने वाले जो लेखक थे वो लाखों में बिकने वाले गुलशन नंदा को उन्होंने लुगदी लेखन कह दिया। करोड़ों में बिकने वाले सुरेंद्र मोहन पाठक को हम लुगदी लेखन कहते हैं, और अगाथा क्रिस्टी और आर्थर कॉनन डॉयल के जो पात्र हैं उनको हम क्लासिक कहते हैं। बाकी जो लेखक हैं वो लेखक हैं, लेकिन नरेंद्र कोहली लेखक नहीं है क्योंकि वो धर्म और संस्कृति पर लिख रहे हैं। तो साहित्य का जो ये स्पष्ट बंटवारा है तो समीक्षकों ने अपने हाथ में पकड़ के रखा, जिन्होंने हिंदी को आगे बढ़ने नहीं दिया, जकड़न में अपनी रखा। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें और बताना चाहें, गरिमा इस जी। बंटवारे पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है मुझे लगता है कि विषयों की विविधता और विचारों की विविधता जितनी इस अस्मिता मूलक विमर्श ने उपस्थित की है उतनी पहले कभी नहीं। हमारे सामने ऐसा बहुत सारा साहित्य आ रहा है जो भारत की विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है जिससे हम पहले परिचित नहीं थे। मैं उदाहरण दूं, नहीं, मैं हिंदी तक महदूद नहीं रहना चाहूँगी। उसका कारण है कि देखिए, अनुवाद के माध्यम से भी हिंदी समृद्ध हो रही है, इसलिए हम हिंदी तक महदूद नहीं रह सकते। बिल्कुल जी, बिल्कुल हम मान रहे हैं। हिंदी में अनुवाद हो रहे हैं और इसके लिए देखिए मौलिक लेखन का भी अनुवाद हो रहा है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्कुल भी हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। उसके माध्यम से बहुत सारा अनुवाद हो रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिक्कत क्या है कि जो डेटा का संग्रहण है वो वही होगा जो हम उसको देंगे। जो फीडबैक हम देते हैं, जो डेटा हमारे पास उपस्थित है, उसी का पुनर्निर्माण करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और हमारे दरवाजे पर AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और ASI उपस्थित है, दस्तक दे रहा है। अब सवाल यहाँ पर मानव जाति के सुरक्षित रहने का हो गया है, क्योंकि मशीन ने मानव को बिल्कुल अब टेक ओवर करने की पूरी तैयारी कर ली है। दूसरी बात, सन 2021 में पद्मश्री मिला एक ऐसे ट्रांसजेंडर को जिसका नाम था मंजम्मा जोगती। दिल्ली में उन्हें पद्मश्री मिला और ट्रांसजेंडर को अपनी आत्मकथा लिखने पर पुरस्कार मिला। हम हिंदी के लोग उनके बारे में नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? जहाँ पर आप कह रहे हैं वो इसीलिए नहीं जानते कि हम अनुवाद के माध्यम से उनको पढ़ना भी नहीं चाहते, और दूसरी भाषाओं के जो लेखक हैं वो हिंदी में अनुदित नहीं होना चाहते। उसका कारण ये है कि उन्हें लगता है कि वो जब हिंदी में अनुदित होंगे तो उनकी भाषा या उनका कंटेंट ठीक उसी रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंदी के लेखक को वो लोग प्रेमचंद और रेणु तक महदूद समझ लिया है उन्होंने, और उसके बाद कोई और रचनाकार उनकी नज़र में आ ही नहीं रहा है। मुझे लगता है आशुतोष जी अब समय की सीमा है,
और अनुवाद भी पढ़ा जा रहा है, हिंदी का अनुवाद पढ़ा जा रहा है, अल्लाह मियाँ का कारखाना। हम दूसरा सवाल ले लेते हैं सर, समय सीमा में बंधे दूसरा हुए प्रश्न हैं। ले लेते। आप शायद बाद में आए हैं, मैंने कुछ इस तरह की बातें बताई थी आप शुरू सभी में। लोगों का मेरा प्रणाम। आदरणीय मंच, मेरे 3 प्रश्न हैं। एक पूछिए प्लीज, एक प्रश्न मैम पूछिए। समय सीमा में बंधे हैं, आप जल्दी से अपना एक प्रश्न पूछ लीजिए। प्रश्न मैं ये पूछ रही हूँ, सभी लोग प्रेमचंद को पढ़ते हैं। प्रेमचंद ने एक जगह कहा है कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली चीज नहीं है, बल्कि राजनीति के आगे मसाल का काम करती है, वो राजनीति के आगे चलने वाली चीज है। जब समाज में या भारत में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो साहित्य में ये बंटवारा क्यों नहीं? क्योंकि ये बंटवारा अपनी अपनी विचारधारा को लेकर के ठीक है, चलती हैं। जवाब तो देंगे इसका उत्तर तजेंद्र सिंह मैं लूथरा जी। और दूसरा प्रश्न बस मैं एक ही प्रश्न प्लीज, तजेंद्र सिंह लूथरा जी। देखिए, ऐसा है कि साहित्य में विचारों का बंटवारा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ तो अज्ञेय और उनके सामने मुक्तिबोध, विचारों की लड़ाई जो है वो कई सालों तक चली, सालों साल चली। तो और अज्ञेय जो है किसी और विचारधारा को रिप्रेजेंट करते थे, और मुक्तिबोध जो है वो किसी और विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे। और मुझे लगता है कि आज भी विचारों कि ये जो संघर्ष है ये साहित्य में चल रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा सटल हो गया है, क्योंकि माहौल की बात होती है, तो आज माहौल ऐसा है कि थोड़ा वो सटल हो गया है, लेकिन संघर्ष तो चल रहा है, विचारों का संघर्ष तो चलता रहेगा। और साहित्य के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि विचारों का संघर्ष चलता रहे, क्योंकि जब विचारों का संघर्ष होगा तो हमको नई अंतर्दृष्टियां मिलेंगी, नए अंतर्विरोध मिलेंगे, और नए किस्म का साहित्य जो है फलित होगा। मेरा एक सवाल रत्नेश्वर जी से है कि ये साहित्य में बंटवारा क्यों आज का विषय है? मुझे लगता है कि साहित्य में पहले स्त्री साहित्य को अलग किया गया, फिर दलित साहित्य को अलग किया गया, फिर अब ओबीसी साहित्य को अलग किया जा रहा है, फिर अल्पसंख्यक साहित्य को अलग किया जा रहा है। अब क्या फिर आने वाले दिनों में हम यादवों का साहित्य अलग देखेंगे, भूमिहारों का साहित्य अलग देखेंगे, कायस्थों का साहित्य अलग देखेंगे? क्या इस ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है साहित्य आपको? मैंने अपनी शुरुआती वक्तव्यों में ये बातें कही कि ये जो बंटवारे हैं वो उत्तरजीविता के लक्षण हैं, अपने आप की पहचान कराने का वो जो संघर्ष उनका है, उनकी पहचान खत्म हो रही है। बहुत अच्छा सवाल आ रहा था कि हिंदी में ये समस्या क्यों कि आपके पास पाठक नहीं आ रहे हैं। आप अब भी, आप जितने लेखक हैं जो युवा हैं उनकी भी मैं बात देख रहा हूँ कि वो अपने से पहले की चीज़ को लेकर और फिर उपन्यास या कहानियाँ लिख रहे हैं। और जो नया ताज़ा युवा है, जिनकी आँखों में एकदम खिंचा, जिनकी आँखें हैं और ताज़ा पानी भरा है, वो 15-20 साल आगे देख रहा है। अब सोचिए, आप 10 साल, 5 साल, 15 साल पहले की बात कर रहे हैं और वो 15 साल, 20 साल आगे देख रहा है, तो आपके सपने चूंकि इसलिए गायब हो गए कि आपकी साधना नहीं है, और जो साधक नहीं होगा तो साहित्य को उस स्तर पर नहीं ले जा पाएगा। तो क्या करेगा? तो फिर बंटवारा अभी जहाँ तक पहुँचा है उससे आगे निश्चित तौर पे जाएगा। अनंत विजय जी से मैं इस बात से सहमत हूँ कि सच में भविष्य में अपनी उत्तरजीविता के लिए, अपनी पहचान के लिए हर तरह के बंटवारे मैं करूँगा, हम लोग करेंगे। हिंदी साहित्य में जिस तरह का काम हो रहा है उसकी वजह से। नहीं, दूसरा एक व्यक्ति से एक सबको मौका मिलना चाहिए। मेरा सवाल जो है वो, चूंकि इतने अच्छे पैनल में 2 महिलाएं हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि महिला विमर्श पर जब भी हम बात करते हैं कि क्या लिखा जाए, कितना लिखा जाए और लगातार लिखा जाए, लेकिन इसमें पिक एंड चूज का बहुत बड़ा एक एलिमेंट है। अभी ईरान के यूनिवर्सिटी में जो हुआ, या उससे पहले जो हुआ कि जरा सा बाल दिख जाने पे, यहाँ पे मेरी कई मित्र हैं, बैठी हुई हैं,
जो बहुत जोरदार तरीके से लिखती है, फेसबुक पे लिख रही हो या कहीं भी लिख रही हो, हिंदी की वाली हैं वो लोग, और जोरदार तरीके से फेसबुक पे लिखती है जब भी महिलाओं की बात होती है। लेकिन ये अचानक से जो चुप्पी फिर पकड़ लेते हैं लोग, क्या वो महिला का को भी पॉलिटिकल बकेट में रख के आप लोग लिख रहे हैं, या कि महिला आपके लिए सिर्फ एक महिला एंटिटी के तौर पे ही है और हम उस पर अटैक, हम उनके साथ जो हो रहा है उस पर अटैक कर रहे हैं? सर ऐसा है कि ये जो महिला चुप्पी की बात है इसको तो मैं नहीं मानती, इसलिए कि अपनी कहानियों के माध्यम से मैंने हमेशा जो एक हमारे जो इस्लाम धर्म के नाम पर जो बहुत सारी मान्यताएं थोप दी गई हैं, और मैं तो ये कहती हूँ कि सारे धर्म औरतों के कंधे पे टिके हुए हैं। औरतें अगर धर्म का पालन करना छोड़ दें तो सारे धर्म धराशायी होकर ज़मीन पे गिर जाएंगे। तो ये है कि जो चुप्पी की बात आपने कही है, मेरी कहानियों में आप देखेंगे जो भी वनमाली में भी छपी, उसमें औरतें स्टैंड लेती हैं, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो उसमें अब मज़हब के ख़िलाफ़ जाके स्टैंड लेती हैं, और वो मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, वो मौलानाओं रहनुमाओं के ख़िलाफ़ है, जिन्होंने एक ख़ास तरह का एक बंधन बना रखा है। और जो ईरान में हुआ उसकी हम सब बहुत ज़्यादा पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें अपनी मर्जी की है। मुझे नहीं पसंद है, मैं ऐसे रह रही हूँ, मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं बिंदी लगाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अगर वहाँ बैठी महिला कह रही है कि मुझे लगता है कि मुझे पर्दा करके बैठना चाहिए, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, कोई महिला साड़ी पहन करके बैठी है, कोई महिला स्कर्ट पहन के बैठी है, यहाँ हर तरह की महिलाएं हैं और उनकी मर्जी का मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन ईरान में जो मामले हैं कि औरतें अपने हस्बैंड की मर्ज़ी के बगैर जॉब नहीं कर सकती और वो हिजाब ना लगाएं तो उनके साथ बहुत ही ख़राब सलूक होता है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और ये जो है यहाँ पे सारी औरतें जो बैठी हैं, जो किसी भी धर्म समुदाय से हैं, वो जानती हैं कि औरतें पैदा होते ही किस तरह से बड़े ही राजनीतिक तरीके से बंदिशों का शिकार होती हैं सर। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चुप हैं, हम लोग अपनी कहानियों के माध्यम से बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि हम समय सीमा में बात को मुकम्मल करते हुए ये हम तय जाने कि ऐसा कोई भी समाज जहां पर आत्म से संवाद करने की कोई छूट नहीं है, वहां पर औरत और अस्मिता मूलक कोई भी समुदाय लिख नहीं सकता। किसी विचारक ने कहा था कि आखिर हिंदी में स्त्रियों की आत्मकथाएं हैं क्यों नहीं, स्त्रियां अपनी कहानियों के साथ आती क्यों नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि स्त्रियों को तो आत्मकथा लिखने की छूट नहीं है और पुरुषों को अपना सच कहने की आदत नहीं है, इसलिए यहाँ आत्मकथाएं लिखी नहीं जाती। बहुत बहुत धन्यवाद।